हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। पॉलीफेज सिस्टम का हमारी क्लास चल रही थी। आज की क्लास सेकंड है। आज हम देखेंगे फेज सीक्वेंस और कुछ पॉलीफेज सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फेज सीक्वेंस की बात करें हम, फेज सीक्वेंस यानी हिंदी में बोलते हैं हम फेज क्रम या कला अनुक्रम। इसका मतलब ये हुआ कि फेजों का शिखर मान पर पहुंचने का क्रम। जैसा कि हमने एसी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो हमारे फेज हैं, अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो वो एक बार जीरो पर, फिर जीरो से मैक्स पर और मैक्स से वापस जीरो पर, फिर इसी तरह नेगेटिव में जा करके और फिर जीरो पर आता है। तो जो हमारा जो फेज होता है, अगर हम थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास तीन फेज होते हैं। तो तीनों फेजों का क्रम से शिखर मान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? हमारा फेज क्रम या कला अनुक्रम कहलाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा फेज सीक्वेंस है वो है हमारा RYB। R यानी रेड, Y यानी येलो और B यानी ब्लू। अब दोस्तों बात आती है कि यही तीनों कलर क्यों, RYB ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है, ये तीनों जो होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं। वैसे तो हम प्रत्यावर्ती धारा में कुल 5 तरह के तारों का यूज़ करते हैं, 5 तरह के कलर कोडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने तीनों फेज़ों के लिए तो RYB ले लिया, न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर लेते हैं और अर्थ के लिए हम ग्रीन कलर लेते हैं। फेज सीक्वेंस की बात कर रहे थे हम दोस्तों। तो फेज सीक्वेंस में जब हमारा एक फेज जीरो पर होता है तो उसी समय कोई दूसरा फेज पॉजिटिव में मैक्स पर होगा और उसी समय कोई तीसरा फेज नेगेटिव में मैक्स पर होगा। इसको हम इस तरह से समझें कि मान लीजिए RYB हमारे किसी समय पर, R जो है हमारा 0 डिग्री पर है और उसी समय जो हमारा Y है वो हमारा नेगेटिव में मैक्स पर है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे फेज होते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर विस्थापित होते हैं। तो जो हमारा Y होगा वो -120 डिग्री पर होगा और B जो होगा हमारा वो +120 डिग्री पर होगा। अगर हमारा अल्टरनेटर रोटेट करता है और वोल्टेज हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है, तब जब हम 120 डिग्री पर चल जाते हैं तब जो है हमारी पोजीशन जो है उसी क्रम में चेंज हो जाती है। यानी जो हमारा R है वो हमारा 120 डिग्री पर पहुंच जाएगा और उस समय जो हमारा Y होगा वो 0 पर होगा, 0 डिग्री पर होगा और B जो होगा वो -120 डिग्री पर चला जाएगा। अगर हमारा अल्टरनेटर अगेन 240 डिग्री तक पहुंचता है तब जो पोजीशन बनती है दोस्तों, तो R की पोजीशन हमारी -120 डिग्री, Y की 120 डिग्री और B की 0 डिग्री पर हो जाती है। अगेन जब ये 120 डिग्री आगे बढ़ता है तब 360 डिग्री पर हमारी जो पहली वाली पोजीशन, सेम पोजीशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। एक दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझें तो हमने एक डायग्राम बनाया कि भाई हमने तीनों फेज़ों को जो है 120 डिग्री पर रखा और उनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से दिखाएं। अगर मान लीजिए हमारा अल्टरनेटर रोटेट करते हुए 120 डिग्री अगर हमारा रोटेट कर लेता है, तब हमारा जो R की पोजीशन है, R की पोजीशन पे हमारा B पहुंच जाता है। सेम उसी समय हमारा जो R है वो Y की पोजीशन पर होता है और Y जो होता है हमारा B की पोजीशन पर होता है। इसी तरह नेक्स्ट 120 डिग्री पर B की जगह Y आ जाता है, R की जगह B हो जाता है और Y की जगह R आ जाता है। नेक्स्ट 120 डिग्री यानी 360 डिग्री पे हमारी जो पहली कंडीशन थी, हमें वही स्थिति यानी फेज़ों की वही स्थिति देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारा अल्टरनेटर कंटिन्यू रोटेट करता रहता है और हमारा फेज सीक्वेंस यही होता है। तो फेज सीक्वेंस का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? तो फेज सीक्वेंस का अगर हम यूज़ देखें तो फेज सीक्वेंस
का पहला यूज तो अल्टरनेटर्स में होता है। जो हमारे 3 फेज के अल्टरनेटर्स होते हैं उनको जब सिंक्रोनाइज करना होता है तो सिंक्रोनाइजिंग के लिए फेज सीक्वेंस का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। फेज सीक्वेंस अगर सेम नहीं होंगे तो हम दोनों अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर हमें 3 फेज के ट्रांसफार्मर को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उनका फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। सेम कंडीशन हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ होती है। जब हम इसको ओवरऑलिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए उसके कनेक्शन खोलते हैं तो हमें जब उसको मेंटेनेंस करने के बाद में वापस कनेक्शन करना होता है तो उस कनेक्शन सेम फेज सीक्वेंस की तरह होना चाहिए जैसा कि उसको खोलते वक्त रहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 3 कलीय प्रणाली से संबंधित पद। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, इसको हम वीपी से दर्शाते हैं। और फेज वोल्टेज की परिभाषा की बात करें तो एक फेज व एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी एक फेज और एक न्यूट्रल जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो हमारी फेज वोल्टेज आती है दोस्तों, है ना। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज को क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो किन्हीं 2 फेजों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। यानी 2 फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझें तो यदि हमारे पोल पर अगर ऐसे 4 तार हैं जिसपे हम जानते हैं कि 3 तो हमारे फेज के होते हैं आर वाई बी और एक होता है हमारा न्यूट्रल। तो यदि हम आर वाई या वाई बी के बीच का अगर हम वोल्टेज निकालें तो वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है। इसी तरह अगर हम आर और एन के बीच यानी न्यूट्रल के बीच, वाई या न्यूट्रल के बीच या बी और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज अगर चेक करें तो वो जो हमारा वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज कहलाता है। इसके बाद की अगली परिभाषा है हमारी लाइन करंट और फेज करंट। अब लाइन करंट क्या होता है दोस्तों, तो 2 फेज वाइंडिंग में से बहने वाली धारा लाइन करंट कहलाती है। यानी 2 फेज की वाइंडिंग जो होती है, 2 फेजों की वाइंडिंग जो होती है या घटक होते हैं उसमें से जो करंट बहती है वो हमारी लाइन करंट कहलाती है। और फेज करंट की बात करें तो किसी एक फेज वाइंडिंग में से बहने वाली करंट क्या कहलाती है, हमारी फेज करंट कहलाती है। इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो ये हमने एक डेल्टा कनेक्शन बनाया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डेल्टा कनेक्शन हमने बनाया है। इसमें देखिए आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पर जो 2 वाइंडिंग है हमारी, अगर 2 वाइंडिंग्स के बीच का अगर हम यहाँ पर करंट मेज़र करते हैं तो यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा वो करंट हमारा लाइन करंट कहलाएगा, लाइन करंट कहलाएगा। और यदि हम किसी भी एक वाइंडिंग या एक घटक का करंट मेज़र करेंगे तो वो हमारा जो करंट होगा वो हमारा फेज करंट कहलाएगा। लाइन करंट को हम IL से प्रदर्शित करते हैं और फेज करंट को IP से। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है संतुलित और असंतुलित लोड। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो हमारी 3 फेज 4 वायर की लाइन होती है उसमें हम अनबैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों प्रकार के लोड चला सकते हैं। तो ये लोड होते क्या हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि तीनों फेजों की खपत अगर समान है तो वो जो लोड है वो संतुलित प्रकार का है। अगर हमने किसी लोड पर 3 फेज की सप्लाई दी और उसमें अगर हमारे तीनों फेजों में कंजप्शन इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा लोड है वो बैलेंस है। अगर नहीं है ऐसा तो वो हमारा अनबैलेंस है। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमारा लोड है वो बैलेंस है या अनबैलेंस, तो इसका सीधा सा आंसर है कि अगर उसका R यानी रेजिस्टेंस, Z यानी इम्पीडेंस, पावर फैक्टर और लाइन करंट यदि ये सारी चीज़ें समान हैं तब तो हमारा लोड बैलेंस है, वरना वो अनबैलेंस लोड कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।